वालेकुम जी गर्ल्स, कैसे हैं आप सारे। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ इन्फ्लेशन, इट्स इफेक्ट एंड देयर रेमेडीज़। कि इन्फ्लेशन होता क्या है, इसकी वजह से कौन कौन से आपके प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं और उस इन्फ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनके सोल्यूशन, उनके सो कॉल्ड रेमेडीज़ कौन कौन से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले तो ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन बेसिकली होता क्या है। सुनने तो बड़ा हम लोग सुनते रहते हैं कि जी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रही हैं। सो जो महंगाई होती है दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन इन इकनॉमिक टर्म। तो हर सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, तो इकोनॉमिक्स की भी अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो जब आपकी इकोनॉमी में जो चीज़ों की प्राइसेस कंसिस्टेंटली या कॉन्टीन्यूसली बढ़ जाएंगी फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। जो आम ज़बान में या एक लेमैन की ज़ुबान में आप इसको महंगाई भी कहते हैं, ठीक है। सो इन्फ्लेशन इज़ डिफाइंड एज ए सस्टेन्ड इंक्रीज इन द प्राइस लेवल और अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी। देखें, फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब है कि जब आप एक चीज़ पहले आप उसको 50 रुपीज़ में ख़रीद सकते थे, ठीक है, अब उस चीज़ की प्राइस जो है वो डबल हो गई है। तो अब आप 50 के बजाय आपको वो चीज़ 100 में पड़ रही है। तो मीन्स कि मनी की वैल्यू कम हो रही है और चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही है। सो इट मीन्स कि बेसिकली जब हम आगे कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो उसमें यही होता है कि टू मैनी मनी चेजेस फ्यू गुड्स, के आपके पास पैसे ज़्यादा अब यूज़ होंगे और चीज़ें जो है आपको उसके बजाय कम चीज़ें मिल रही होंगी, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। Inflation is a rise in the general level of price of goods and services in the country over a period of time. अगेन वही वाली बात होती है कि इन्फ्लेशन ये नहीं होती कि एक दिन में चीज़ें महंगी हो गई हैं या एक हफ्ते में चीज़ें महंगी हो गई, नहीं। इट रिक्वायर सम टाइम पीरियड। आप कहेंगे कि जी 1 साल हो गया, क्वार्टरली 4 मंथ्स में, ठीक है, 2 सालों में, 1 साल में, इस तरह। तो आप उस तरीके से चीज़ों को देखते हैं कि उनके प्राइसेस में किस तरह उनकी एवरेज प्राइसेस में इंक्रीमेंट आती है। अब ये भी नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी सिर्फ एक चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ गई है तो आपकी मुल्क में जो है जी महंगाई आ गई, नहीं। तो ऑन एवरेज आप चीज़ों को देखोगे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आप देखोगे एंड आप उनको देखोगे कि वो परसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रही हैं कि नहीं। अब ये नहीं है कि 3 महीने पहले इंक्रीज़ हो गई थी फिर जाके सस्टेंड हो गई 4 महीने बाद जाके फिर दोबारा प्राइस इंक्रीज़ होगी तो आप कहेंगे जी इन्फ्लेशन नहीं, एक परसिस्टेंट इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। So, in a broad sense, inflation is that state in which the price of goods and services rise on one hand and the value of money falls on the other hand. Two-way प्रोसेस चल रहा होता है। एक साइड पे आपकी जो चीज़ों की प्राइसेस है वो बढ़ रही होती है और दूसरे साइड में आपकी मनी की वैल्यू कम हो रही है, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेफिनेशंस गिवन बाय सर्टेन इकोनॉमिस्ट। मेयर ने कहा था कि एन इंक्रीज इन द प्राइसेस दैट अकर्स आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन अटेन्ड, ठीक है। क्रोथर ने कहा था कि इन द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन द प्राइसेस आर राइजिंग, द वैल्यू ऑफ मनी इज़ फॉलिंग, ठीक हो गया। कॉलबर ने कहा था कि इन्फ्लेशन टू मनी मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स। दिस इज़ द वेरी सिंपल ब्रीफ और प्रिसाइज डेफिनेशन फॉर इन्फ्लेशन कि आपकी पैसों की कीमत तो कम होती है, बहुत सारे पैसे बहुत कम चीज़ों को आप परचेज करें, तो आपकी बेसिकली योर परचेजिंग पावर इज़ डिक्रीजिंग, ठीक हो गया। ऑल द अबव डेफिनेशंस आर शोइंग दैट इन्फ्लेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, पहली बात। एंड दे ऑल्सो शो दैट इन्फ्लेशन इज़ अ कंडीशन इन विच द प्राइसेस राइज, दूसरी बात, एंड मनी वैल्यू डिक्रीजेस। तो 3 चीज़ें हमने सीख लिया इन तमाम डेफिनेशन से। पहली तो हमने कहा था कि ये इन्फ्लेशन जो है ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। दूसरा हमने कहा कि ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो चीज़ों के वो बढ़ रही हैं। और थर्ड चीज़ जो आपकी मनी की वैल्यू है वो जो कम हो रही है, ठीक हो गया। सो ड्यू टू इन्फ्लेशन द रियल वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज, द परचेजिंग पावर डिक्रीजेज। तो मनी की जो रियल वैल्यू वो कम हो रही है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप कम चीज़ें परचेज़ करोगे, योर परचेजिंग पावर विल बी डिक्रीजेस सो विद दैट अमाउंट ऑफ मनी। तो इस वजह से आपकी क्या हो रही है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है। डिसइन्फ्लेशन हमारे पास 2-3 और इससे रिलेटेड वो आ रही हैं टर्म्स आ रही हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ डिसइन्फ्लेशन, द रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज टर्म एज डिसइन्फ्लेशन। जो उसका जो रेट है, ये नहीं कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, जो उसका जो
रेट है वो अगर कम हो जाए इन्फ्लेशन का तो उसको हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। स्टैगइन्फ्लेशन जब आपकी दो चीज़ें, एक तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, ये कंबाइन हो जाती हैं तो आप कहते हो कि इसको क्या कहते हैं, स्टैगइन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन जब आपका जो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल है वो जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस टाइम पे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा, ये जो स्टेग इन्फ्लेशन है ना, इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक तो हमारे पास एक साइड पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होती है और दूसरी साइड में आपकी जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ रही होती है। तो जब दोनों एक साथ बढ़ रही होती है तो उसको हम स्टेग इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन के हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। पहले को हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरे को हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दोनों की वर्ड से ही आपको उनकी मतलब समझ आ जाएगी। जैसे कि देखें, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। डिमांड की वजह से जब इन्फ्लेशन आता है तो उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं कि डिमांड खींच रहा होता है खुद ब खुद इन्फ्लेशन को अपनी तरफ, कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेज एंड प्रोडक्शन रिमेन द सेम और डज नॉट इंक्रीजेज एज फास्ट एज द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स। जब आपकी इकोनॉमी में चीज़ों की प्राइसेस चीज़ों की डिमांड बढ़ रही होती है, आप बहुत ज़्यादा उसको डिमांड कर रहे हो और दूसरी तरफ से उसकी सप्लाई नहीं हो रही है, या जो सप्लाई जिस रेट पे हो रही है वो डिमांड से कम हो रही है, तो ऑब्वियसली आपकी प्राइसेस में एकदम से क्या आ जाना शुरू हो जाएगी, इंक्रीमेंट आना शुरू हो जाएगी। सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट इन्फ्लेशन इज़, कि ड्यू टू राइजिंग डिमांड व्हेन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स दे इंक्रीजेज, सो दैट इज़ कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और उसमें कंडीशन ये होती है कि जब आपकी सप्लाई जो है या वो उस तरीके से नहीं हो रही होती या जो हो रही होती है उसकी जो रेट होती है वो कम हो रही होती है। सो द एक्सेस डिमांड रिजल्ट्स इन द प्राइस बीइंग पुल्ड अप। जो डिमांड ज़्यादा होती जाती है तो उनकी चीज़ों की प्राइसेस भी ज़्यादा होती जा रही हैं। तो सो दिस इज़ हाउ इन्फ्लेशन इज़ हैपनिंग इन द इकोनॉमी। The demand pull inflation occurs when the total demand for goods and services exceed the total supply, obviously. So इसमें आपके पास दो चीज़ें हो रही होती हैं, और एक तरफ आपका जो है डिमांड इंक्रीज़ हो रहा होता है चीज़ों की, और दूसरी तरफ आपकी जो सप्लाई होती है वो कम हो रही होती है या उस रेट पे नहीं हो रही होती जिस रेट पे आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही होती है। The second one is a cost push inflation. This cost push inflation means कि जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो रॉ मटेरियल, जो आप लेबर हायर करते हैं, जो इनपुट्स होती हैं, उनमें जब आपकी उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी में आता है, दैट इज़ कॉल्ड अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, के ड्यू टू कॉस्ट। पहला वाला ड्यू टू डिमांड था, दूसरा वाला ड्यू टू कॉस्ट है। तो ड्यू टू कॉस्ट जो इन्फ्लेशन होती है दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इंक्रीज कॉस्ट पुश अप द प्राइस। और ये एक ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका इनपुट जब इंक्रीज़ हो जाएगी तो आपकी जो है प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। पहले अगर आपको कॉटन सस्ते में मिलता था तो आपका कपड़ा भी सस्ता होता था। अब आपका अगर कॉटन जो है वो एक्सपेंसिव हो गया तो जो आपका कपड़ा बनेगा तो दैट विल आल्सो बी एक्सपेंसिव। दिस इज़ हाउ थिंग्स जो है वो उनकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं इकॉनमी में। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्फ्लेशन होता क्यों है, क्या कौन कौन से रीजंस बिहाइंड इन्फ्लेशन के, ऐसी कौन कौन से वजूहत होती हैं जिनकी वजह से हम इकोनॉमी में देख रहे होते हैं कि चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही होती है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस, अ लॉट ऑफ कॉजेज़ फॉर इन्फ्लेशन एंड सम ऑफ देम आर हेयर। इसके अलावा भी आप ऐड अप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन बेसिकली ये वो सारे कॉजेज़ आपके आ जाते हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन आपकी हो रही होती है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, देखें सब में चीज़ वही होगी कि या तो कहीं ना कहीं कॉस्ट उसकी बढ़ रही होती है या कहीं ना कहीं उनकी डिमांड बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा होता है। अगर आप देखें कि अगर आप की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपकी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ होंगी। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ हो गई तो मीन्स कि उनकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी। एंड ऑन द अदर हैंड जो आपकी सप्लाई है वो उस आप एकदम से सप्लाई को जो है ना वो इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, डिमांड तो इंक्रीज़ हो सकती है इन शॉर्ट रन एंड इन लॉन्ग रन, बट आपकी सप्लाई जो है वो एकदम से आप जो है उनको उस तरीके से टू मीट अप द डिमांड आप उसको ज़्यादा नहीं कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ जो है आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा होता है। तो इसको आप इस तरीके से अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हम देखते हैं कि अक्सर हमारी इकोनॉमी में पाकिस्तान जिस तरह है पॉलिटिकल इनस्टेबल कंट्री है,
कि जैसे ही आपकी पॉलिटिक्स में अप्स एंड डाउन आती हैं तो आप एकदम से उसका इफ़ेक्ट देखते हो चीज़ों की प्राइसेस के ऊपर। कुछ भी उधर हो जाता है जी, इधर से चीनी का बहरान शुरू हो जाता है, या उधर होता है तो इधर से ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। हमारा जो है अगर इंडिया के साथ लेट सपोज हमारे हालात थोड़े से हो जाते हैं, या हमारे यूएस के साथ हो जाते हैं, या खुदा ना खास्ता इस तरह कुछ भी पॉलिटिकल इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री अगर इंस्टेबिलिटी होती है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारी किस चीज़ पे आ जाती है, चीज़ों की प्राइसेस पे आना शुरू हो जाती हैं। वो उसमें कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, लोग होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं, और इसमें इलीगल आपके ब्लैक मार्केट्स आ जाते हैं। आपकी प्रॉपर जो गवर्नमेंट आपकी होती है उसका कंट्रोल नहीं होता, या वो प्रॉपर मॉनिटर नहीं करता, चीज़ों को रेड लिस्ट को नहीं देखता वो, या तो उसमें ख़ुद लोग इन्वॉल्व हो रहे होते हैं कि जो चीज़ों को प्राइसेस को जो है ना वो राइज़ कर लेते हैं और गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा होता है। सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी क्या होता है, आपका जो इकॉनमी होती है वो इन्फ्लेशन की तरफ से जा रही होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का फुली जो फोकस होता है वो आपकी इकॉनमी पे नहीं होता, वो अपनी सियासत में जो है वो लगे हुए होते हैं। इंपोर्टेड गुड्स, बाहर से आप चीज़ें जितनी मंगवाओगे, जितनी आपकी इंपोर्ट ज़्यादा होंगी, तो आपको पता है कि आपका बैलेंस ऑफ जो है पेमेंट जो है वो उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रही होती है। जब वो इफ़ेक्ट हो रही होती है तो इंपोर्ट जितना ज़्यादा करोगे तो आपकी मनी की वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली कम हो रही होगी। मनी की वैल्यू कम होगी तो इन्फ्लेशन आपकी इकॉनमी में ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आपकी इकॉनमी से पैसे जा रहे होते हैं और आपको जो है वो कॉस्टली पड़ जाता है। और जो है जितने भी आप बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हो तो आपकी जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उनकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इंक्रीज़ इन द वेजेस एंड सैलरीज, ऑब्वियसली अगर आप जो है अपने वर्कर्स को, अपने लेबर्स को जो है उनको सैलरीज उनकी बढ़ा देते हो, तो उसको कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर होता है उसको मैनेज करना पड़ता है कि उधर उसको कहाँ से वो मैनेज कर ले। तो सो बेसिकली वो क्या करता है, तो उसकी प्राइसेस को वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। तो सैलरीज जो वो उन्होंने पैसे जो अपने वर्कर्स या लेबर्स को दिए होते हैं तो उनको कंपनसेट करने के लिए वो क्या कर देता है, वो चीज़ों की प्राइसेस को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स आर प्रॉफिट मोटिव्स, और उनको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। सो दैट इज़ हाउ दे यूज़ टू मैनेज देयर प्रॉफिट। ठीक है, क्लाइमेट फैक्टर्स, जहाँ कहीं सैलाब आ जाता है, कहीं पे जी वो पड़ जाते हैं, तूफ़ान आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो इस तरह की सिचुएशंस में क्या हो जाता है, एकदम से चीज़ों की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि इसमें 2-3 फैक्टर्स इस तरीके से भी आप ले सकते हैं, या तो प्रोडक्शन कम हो रही होती है, चीज़ों की किल्लत होती है, तो जो थोड़े बहुत चीज़ें अवेलेबल होते हैं मार्केट में तो लोग एकदम से उनकी प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो शॉर्टेज ऑफ गुड्स होता है एट दैट टाइम पीरियड। या तो दूसरी तरफ से ये भी हो सकता है कि लोगों की डिमांड उस टाइम पे ज़्यादा हो रही होती है, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उनके प्रॉफिट्स जो अपने पैसे होते हैं जो प्राइसेस होते हैं उनको बढ़ा देते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो आपकी इकोनॉमी में उसका डायरेक्ट इफेक्ट हो जाता है। अगर ऑयल की प्राइसेस कम हो जाती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, प्राइसेस ऑफ गुड्स जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। करप्शन, इट्स अ बिग प्रॉब्लम कि जितनी करप्शन ज़्यादा होगी, लोगों के उनको ड्यू शेयर्स नहीं मिलेंगे, उनको प्रॉपर जो है आप उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे कोई पैसे ले रहे होते तो ऑब्वियसली वो क्या करता है, अपना वो उसको कंपनसेट करने के लिए प्राइसेस को बढ़ाना शुरू कर देता है। सो करप्शन इज़ अ बिग फैक्टर जो है आपकी इन्फ्लेशन में वो रोल प्ले करता है। सो स्लो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनने चाहिए, लेकिन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल लेग या हमारे पास वो टेक्नोलॉजिकली हम लोग जो हैं उस तरीके से डेवलप नहीं हैं कि हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हों या एडवांस्ड हों, या हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं हैं, एडवांस इक्विपमेंट्स नहीं हैं कि जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा कैपेबिलिटी है लेकिन कैपेसिटी नहीं है, हमें वो चीज़, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो ट्रेंड लेबर नहीं है जिसकी वजह से आउटपुट ज़्यादा हो। तो इस वजह से भी आपका इकोनॉमी जो है वो इन चीज़ों को कम प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से उनके प्राइसेस जो है ऑब्वियसली वो ज़्यादा होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा उस तरीके से डेवलप नहीं है। हम जो है ना, कहने को एग्रीकल्चरल कंट्री है
लेकिन उधर भी पीछे हैं। और इंडस्ट्री में तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा उस तरीके से हम लोग डेवलप नहीं है, हमारी पॉलिसीज़ उस तरीके से नहीं है, तो वहाँ पे भी हमारा जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, जो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं वो कम है। तो जो थोड़ी बहुत है तो उनकी प्राइसेस हैं, हमने क्या करना शुरू कर देते हैं, हम लोग ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो जो मेन एक लेमैन को या एक आम आदमी की ज़िंदगी पे जो इफ़ेक्ट करता है वो ये है कि उसकी परचेजिंग पावर कम होती है। परचेजिंग पावर कम होती है मतलब पहले अगर उसकी सैलरी 10,000 थी और प्राइसेस जो थी वो स्टेबल थी तो वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था। नाउ अब प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं, तो वही बेचारा बंदा जिसकी 10,000 सैलरी है, अगर प्राइसेस आपकी इकोनॉमी में डबल हो जाती हैं तो उसका गुजारा मुश्किल हो जाता है। सो बिकॉज द परचेजिंग पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ गेटिंग लो। अब वो कम चीज़ें ख़रीद सकता है, अब उसको तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना होगा, या तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिल्स पे नहीं कर सकते हैं, या वो जो है ना खाना पीना उसका कम हो जाएगा। सो इन वन वे और द अदर वे उसको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो है वो परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इन्फ्लेशन की वजह से आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब चीज़ महंगाई होती है तो कोई उसको ज़्यादातर लोगों के पास वो परचेजिंग पावर नहीं होती है, तो वो डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम हो जाती है तो प्रोड्यूसर्स को सप्लाई प्रोडक्शन उसकी कम कर देती है, तो उसकी वजह से उसको लेबर कम चाहिए होगा। सो दिस इज़ हाउ जो है वो वहाँ से अपनी वो कम कर देते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है, आपके स्टॉक्स कम हो जाते हैं, आपकी जो है एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि आप उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। आपका जो मॉनेटरी सिस्टम है वो अफेक्ट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट कम से कम, क्योंकि जिस इकॉनमी में जो है इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा होगी तो वहाँ पे कभी भी बाहर से कोई भी आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उनको वो कॉस्टली पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा वहाँ पे की जाती है जहाँ पे एक स्टेबल प्राइसेस हो। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अब ऐसे कौन कौन से वो हैं सॉल्यूशंस उसके क्या है कि हम इन्फ्लेशन को कैसे जो है वो अच्छा जी, जो इसके रेमेडीज़ या इसके जो सॉल्यूशंस हैं उसमें आपके पास जो आपके प्रॉब्लम्स है, जब आप उसी को टैकल करोगे तो वो आपके सॉल्यूशंस बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहते हो कि प्रोडक्शन कम हो रही है जिसकी वजह से डिमांड जो है बढ़ रही है, या जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना चाहिए, आपको जो एसेंशियल आइटम्स है, जो नेसेसरी आइटम्स है, उनकी सप्लाई को बढ़ा देना चाहिए। तो ऑब्वियसली तो फिर क्या होगा, वो बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम होगा, तो फिर आपकी जो प्राइसेस है वो भी स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप समझते हो कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ आपकी इफ़ेक्टिव नहीं है, आपकी सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा हो रही है, तो आप उसको कंट्रोल करना चाहिए, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अगर आपने ये देखा है कि गवर्नमेंट जो है वो नॉन नेसेसरी चीज़ों के ऊपर अपनी एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर देता है, तो जिसकी वजह से उनका पैसा ज़्यादातर पैसा गवर्नमेंट का उन चीज़ों के ऊपर रखता है जो कि पब्लिक के लिहाज से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी वो इन्वेस्टमेंट को कम करें, पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को कम करें। ठीक है,
जिस तरह हम लोग देखते हैं कि जो है ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि ज़रूरी नहीं होते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल उसको शो करने के लिए लोग उसको इनिशिएट करते हैं, जिनके ऊपर अरबों खरबों पैसे लगते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो कि अननेसेसरी हैं, जो कि फ़िलहाल आपकी इकॉनमी को ज़रूरत नहीं है, तो उनको कम कर देना चाहिए ताकि वहाँ से आपके पैसे बच जाएँ और आपकी जो है इकॉनमी स्टेबल हो। ठीक है। इसके अलावा जो है आप जो है लोगों को सब्सिडीज़ दे सकते हो। तो जब सब्सिडीज़ दोगे इंडस्ट्रियल सेक्टर को, एग्रीकल्चरल सेक्टर को, आप जब इस तरह जो है टेक्सटाइल उनको सब्सिडीज़, डिफरेंट सेक्टर्स को जब आप सब्सिडीज़ दोगे तो उनकी कॉस्ट कम आएगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। आउटपुट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली जो प्राइसेस है वो स्टेबल हो जाएंगे। आपके मुल्क में जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा। अब हमारे पास जो है अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारा नेचुरल गिफ्ट्स दिए हुए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो हमें उसको उनको एक्सप्लोर करके उनको यूज़ करना चाहिए, चाहे ताकि हमारा जो इनपुट है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो हमारे पास कॉस्ट आता है वो कम हो जाए। जब वो हमारे पास मिनिमम होगा, हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगी कि चीज़ों की प्राइसेस कम हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। ठीक है। अगर हम हमारे पास बिजली जो है लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो अगर हम लोग सोलर एनर्जी की तरफ जाएं, विंड एनर्जी की तरफ जाएं, तो डैम्स बनाएं, इस तरह की और वो चीज़ें करें, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगे, या उनको स्टेबल हो जाएंगे वो। पॉपुलेशन कंट्रोल, जिस तरह हमने पहले बात की कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से इन्फ्लेशन होती है, तो जब हम उसको कंट्रोल करेंगे, ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करेंगे जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी में जो आपकी पॉपुलेशन है वो एक स्टैंडर्ड लेवल पे आ जाए, तो इसकी वजह से अल्टीमेटली आपका क्या होगा, इन्फ्लेशन में भी, क्योंकि आपकी डिमांड उस तरीके से एकदम से बहुत ज़्यादा राइज़ नहीं होगी, तो आपका जो डिमांड है वो जब वो बैलेंस हो जाएगा तो सप्लाई उसके साथ मैच हो जाएगी, वो बैलेंस हो जाएगी, तो आपकी जो प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ये इनमें कुछ टॉपिक्स हम फर्दर और नेक्स्ट जो है वीडियोस उसमें लेक्चर्स में करेंगे, जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसीज़ हो गई हैं, जिस तरह और इस तरह के जो हैं मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी या इस तरह की से डेट फाइनेंसिंग जो है, इनको हम लोग उसमें एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको और ज़्यादा चीज़ों की समझ आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच।